हेलो एवरीवन। तो हमने प्लांट फिजियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए थे और उन्हीं क्वेश्चंस को अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं पार्ट सेकंड में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से कौन से सूक्ष्म पोषक उर्वरकों के घटक होते हैं। यहाँ पे आपको सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में बताना है। इसके लिए हमें टेबल दी गई है। एनसीईआरटी में भी आपको कई सारे सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन जब आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर भी ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है एनपीके, सेकंड ऑप्शन है कॉपर, जिंक और आयरन, तीसरा है कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस, और चौथा है कॉपर, सल्फर, कैल्शियम। तो इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको वहीं पर जहाँ पे आपने नोट्स बनाए हैं मिनरल न्यूट्रिशन के, वहीं पर आप क्वेश्चन को भी लिख लो, ताकि आपको ये याद हो जाएगा कि कोई एक स्पेसिफिक क्या फंक्शन है किसी मिनरल का। ठीक, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा सेकंड। सही मिलान का चयन करना है। पहला है थायोबैसिलस। इसमें लिखा हुआ है कि ये नाइट्रीकरण का कार्य करता है। थायोबैसिलस की बात आती है तो ये बैक्टीरिया सल्फर मेटाबॉलिज्म से संबंधित है, तो ये यहाँ पे गलत मैच है। स्यूडोमोनास मुक्त जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक है, तो इसकी स्थिति बिल्कुल क्लियर नहीं है कि स्यूडोमोनास पूरी तरह से मुक्त जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक ही है। तीसरा है जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक। इसमें लिखा हुआ है नाइट्रोबैक्टर। तो देखिए नाइट्रोबैक्टर का कार्य क्या होता है, नाइट्राइट से नाइट्रेट में परिवर्तित करना, इतना सा ही इसका कार्य होता है। लेकिन ये पूरे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में स्पेसिफिक काम करता है, लेकिन पूरा नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं कर सकता। ठीक, तो ये कहना भी बिल्कुल गलत है। और चौथा ऑप्शन दिया है एस्पार्जिन तथा ग्लूटामिन नाइट्रोजन का परिवहन रूप है। तो एस्पार्जिन और ग्लूटामिन ये नाइट्रोजन के परिवहन में सहायता करते हैं, तो ये सही मैच है। नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन आपको दिया गया है, ग्रेना लेमिली में निम्न में से किसकी उपस्थिति इसे विशिष्टीकृत करती है। और जेड स्कीम केवल ग्रेना लेमिली में ही संपन्न होती है। तो जेड स्कीम केवल ग्रेना लेमिली में संपन्न होती है और कौन से फोटो सिस्टम की उपस्थिति में होती है ये आपको बताना है। तो फोटो सिस्टम सेकंड और प्रोटॉन पंप, फोटो सिस्टम सेकंड और एनएडीपी रिडक्टेज, और फोटो सिस्टम फर्स्ट और एनएडीपी रिडक्टेज, और गुहिका में मैग्नीशियम प्लस। ये तो आपको पता है कि जेड स्कीम के लिए एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम की आवश्यकता होगी। और यहाँ पर जेड स्कीम के लिए कौन सा फोटो सिस्टम यूजफुल रहेगा, फोटो सिस्टम सेकंड। तो यहाँ आंसर आपका सेकंड। नेक्स्ट है हील रिएक्शन अभिक्रिया होती है। हील रिएक्शन क्या रिएक्शन है, ये एक प्रकार का फोटोलाइसिस है। इसमें स्प्लिटिंग होती है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया है ये, ऊंचाई वाले पात्रों में पूर्णतः अंधकार में जल की अनुपस्थिति में, और लिखा हुआ है पोटेशियम फेरीसाइनाइड की उपस्थिति में। तो देखिए हील रिएक्शन पोटेशियम फेरीसाइनाइड की उपस्थिति में होती है, तो इसका बहुत उपयोगिता है अपचयन और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में। तो आपका आंसर आ जाएगा 4। चित्र हरित लवक के भीतर, यहाँ पे ये हरित लवक का एक चित्र है और उसके भीतर आपको ए बी सी डी का नामांकन करना है। आपको बताना है कि ये ए क्या है, बी क्या है और सी और डी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रकाश निर्भर अभिक्रिया, मतलब ये एक फोटो जिसे हम कहते हैं फोटो डिपेंडेंट रिएक्शन है, और इसे हम प्रकाश निर्भर अभिक्रिया, इसको लाइट रिएक्शन कहते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रकाश अनिर्भर अभिक्रिया, प्रकाश अनिर्भर अभिक्रिया मतलब वो डार्क रिएक्शन के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो प्रकाश निर्भर अभिक्रिया होती है तो प्रकाश की उपस्थिति में आपको पता है वाटर का फोटोलाइसिस भी होता है, वाटर का ब्रेकडाउन होता है। तो ए में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए में देखिए यहाँ पे वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा है, वाटर के ब्रेकडाउन से इधर बी की तरफ निकल रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन। उसी तरह से यहाँ पे देखिए
अंधकार में होने वाली अभिक्रिया है, ये लिखा हुआ है प्रकाश अनिर्भर अभिक्रिया, मतलब डार्क रिएक्शन। और आपको पता है कि डार्क रिएक्शन में CO2 का उपयोग होता है और CO2 का उपयोग करके कार्बन का फिक्सेशन किया जाता है और भोजन का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रक्रिया में भोजन का निर्माण होगा CO2 का उपयोग करके। तो यहाँ पे CO2 का उपयोग किया और यहाँ भोजन का निर्माण हुआ, ठीक है। और भोजन का निर्माण किस रूप में होता है वो भी आपको पता है, शर्करा के रूप में। तो यहाँ पे अब आप मैच कर सकते हैं। आंसर आपके क्या आएगा, ए में CO2 नहीं आएगा, ए में आप क्या आ रहा है, वाटर, वाटर का लाइसिस हुआ है। तो यहाँ सिर्फ थर्ड वाले ऑप्शन में ही वाटर आ रहा है, आंसर होगा आपका थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 है, अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण में प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन सा होता है। जब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है तो इसमें प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन सा होता है, क्विनोन, प्लास्टोसाइनिन, फियोफाइटिन, साइटोक्रोम। तो फियोफाइटिन पहला इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। नेक्स्ट है C4 पादपों के अभिलक्षण। पेपकेस तथा रुबिस्को कार्बोक्सिलेज एंजाइम है। पेप प्रथम स्थायी उत्पाद है और पर्ण में क्रेंज एनाटॉमी होती है। तो बिल्कुल सही बात है कि C4 पादपों में क्रेंज एनाटॉमी होती है और पेपकेस तथा रुबिस्को कार्बोक्सिलेशन एंजाइम है। लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि प्रथम स्थायी उत्पाद पैप है, जबकि C4 पादपों में प्रथम स्थायी उत्पाद ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है जो कि 4 कार्बन वाला है। यह आपको ध्यान रखना है कि C4 साइकिल है, तो C4 साइकिल का नाम C4 क्यों पड़ा है, C4 इसलिए क्योंकि प्रथम स्थायी उत्पाद 4 कार्बन का बन रहा है और ये 4 कार्बन का प्रथम स्थायी उत्पाद कौन सा है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ना कि पैप एंजाइम। तो यहाँ आपको आंसर बताना है A, C, B नहीं है, A व C परंतु B नहीं है। तो क्या सही नहीं है ये बताना है। तो B यहाँ पे सही नहीं है, A और C तो सही है। B व C परंतु A नहीं है, A व B परंतु C नहीं है, A, B, C ये सभी सही हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या है, A सही है, C सही है, लेकिन B यहाँ पर गलत है। तो ये आपका पहला आंसर होगा। कौन सी परिघटनाएं प्रकाश श्वसन से संबंधित नहीं है। पहला लिखा हुआ है शर्करा का निर्माण नहीं होता है। तो देखिए प्रकाशीय श्वसन की प्रक्रिया कब होती है, फोटो रेस्पिरेशन कब होता है, जब CO2 कम हो जाता है और जो रुबिस्को एंजाइम है ये ऑक्सीजन से क्रिया करना शुरू कर देता है, तब जाके फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है। और फोटो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया पादप के लिए अच्छी नहीं होती क्योंकि इसमें जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो भी कम होता है, भोजन इसमें शर्करा का निर्माण नहीं होता है। तो इसमें पहला लिखा हुआ है कि इसके लिए प्रकाश श्वसन से संबंधित नहीं है, ये बताना है। तो शर्करा का निर्माण इसमें नहीं होता। सेकंड, ATP व NADPH2 का निर्माण इसमें नहीं होता। और इसमें तीसरा ऑप्शन है C3 पादपों के सभी कोशिकाओं में ही होता है। हालांकि प्रकाशीय श्वसन की प्रक्रिया C3 पादपों में ही होती है और प्रक्रिया में शामिल तीनों कोशिकांगों में केवल एक कोशिकांग दोहरी झिल्ली युक्त होता है। तो जब भी हम प्रकाशीय श्वसन की बात करते हैं तो प्रकाशीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये आपको पता है। माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ परोक्सिसोम में होता है, परोक्सिसोम, और परोक्सिसोम के साथ साथ क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो ये 3 कोशिकांग होते हैं जिनके अंदर प्रकाशीय श्वसन की अभिक्रिया होती है और इन तीनों कोशिकांगों में से ये भी दोहरी झिल्ली युक्त है, ये भी दोहरी झिल्ली युक्त है और ये एकल झिल्ली युक्त है। इसमें चौथा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इस प्रक्रिया में शामिल तीनों कोशिकांगों में से केवल एक कोशिकांग दोहरी झिल्ली युक्त है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। आप देख रहे हो कि इसमें 2 कोशिकांग दोहरी झिल्ली युक्त है, ना कि एक कोशिकांग। तो ये स्टेटमेंट आपके लिए गलत हो गया। और साथ ही साथ इसमें जो थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है कि ये C3 पादपों की सभी कोशिकाओं में होता है, तो ये कहना भी यहाँ पे गलत है। तो यहाँ के जो आंसर होंगे वो चेक कर लेते हैं, C और D में, और पहला A, B और इसमें लिखा हुआ है B, C और A, D। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या रहेगा, आंसर फर्स्ट।
निम्न में से किसे C2 चक्र कहते हैं? C2 चक्र 2 कार्बन वाली साइकिल है, तो ये ग्लाइकोलिट पाथवे होता है और आंसर आपका होगा ग्लाइकोलिट पाथवे। प्रकाश संश्लेषण की जैव संश्लेषण अवस्था है। पहला है प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश पर निर्भर। प्रकाश संश्लेषण की जैव संश्लेषण अभिक्रिया मतलब डार्क रिएक्शन, तो यह प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश पर निर्भर है, बिल्कुल प्रकाश पर यह निर्भर है। प्रकाश अभिक्रिया के उत्पादों पर भी निर्भर है और केवल तापक्रम पर निर्भर है, ये बिल्कुल सही नहीं है और इसमें एटीपी की आवश्यकता नहीं होती। तो इस मोर करेक्ट तो कौन सा आपको ये बताना है। तो डार्क रिएक्शन किस पर निर्भर है? ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर निर्भर है। जब तक लाइट रिएक्शन में एटीपी NADPH2 नहीं बनेगा तब तक डार्क रिएक्शन भी स्टार्ट नहीं होगी। तो अल्टीमेटली डार्क रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंडेंट है? लाइट रिएक्शन के ऊपर। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट बनेंगे तब जाके डार्क रिएक्शन होगी। तो सेकंड आंसर सही है। हमको मैच करना है, हिल रिएक्शन है, इमर्सन प्रभाव है, कैल्विन चक्र है और हैच एंड स्लेक चक्र है। तो कैल्विन चक्र के लिए तो सिंपली मैच हो रहा है, इसमें आ जाएगा थर्ड, सी में आपके आ जाएगा थर्ड। तो सी में थर्ड किस में आ रहा है वो मैच कर लीजिए, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक। इनमें नहीं आ रहा है तो इनको अभी से आप गलत करिए और फिर आगे भी देखेंगे क्योंकि यहाँ पे भी थर्ड है, यहाँ पे भी थर्ड है। मोर करेक्ट कौन सा है? इमर्सन प्रभाव की बात करें तो इमर्सन प्रभाव फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड, इन दोनों में देखने को मिलता है, तो ये दोनों इसके अंदर आएंगे। फिर हील अभिक्रिया, तो हील अभिक्रिया ये फोटोलाइसिस होता है, फोटोलाइसिस, और केल्विन चक्र के से रिलेटेड है आपके C3 साइकिल, और हैच एंड स्लेक साइकिल ये रिलेटेड है आपके C4 साइकिल से। तो डी में आ गया आपके फर्स्ट, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? फोर्थ। प्रकाश संश्लेषण का प्रमुख सीमाकारी कारक कौन सा होता है? CO2। प्रकाश संश्लेषण का प्रमुख सीमाकारी कारक है यहाँ पे CO2। हालांकि CO2 काफी ज्यादा है लेकिन फिर भी पादपों के लिए CO2 एक सीमाकारी कारक ही है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है। NADP रिडक्टेस एंजाइम केवल ग्रेना थाइलेकोइड झिल्ली की पीठिका वाली सतह पर ही होता है, सभी थाइलेकोइड झिल्ली की गुहिका वाली सतह पर नहीं होता। थाइलेकोइड झिल्लियों की पीठिका वाली सतह पर नहीं होता है, और क्लोरोप्लास्ट आंतरिक झिल्ली पर भी नहीं होता है। तो ये कहाँ पे होता है? ये बाहर की तरफ होता है, केवल ग्रेना थाइलेकोइड झिल्ली की पीठिका की बाहरी सतह पर होता है NADP रिडक्टेस एंजाइम। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, मक्का का पौधा शिमला मिर्च से भिन्न होता है। मक्का का पौधा शिमला मिर्च से किस प्रकार से भिन्न है ये हमको बताना है। पहला ऑप्शन है C2 चक्र की उपस्थिति के आधार पर, C3 चक्र की उपस्थिति के आधार पर, जैव संश्लेषण प्रावस्था में NADPH की आवश्यकता नहीं होने पर और क्रेंज एनाटॉमी की उपस्थिति पे। तो आपको ध्यान रखना है, आपकी NCERT में दिया हुआ है कि मक्का में पाई जाती है क्रेंज एनाटॉमी और इसी आधार पर मक्का शिमला मिर्च से भिन्न है। आंसर आपका होगा फोर्थ। ये आप नोट कर लीजिए, क्रेंज एनाटॉमी पे भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, कई बार बनते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रियाधार में मौजूद कार्बन की संख्या के आधार पे असंगत को निकालें। ठीक है, फ्यूमेरेट है 4 कार्बन है, ऑक्जेलोसक्सिनेट है ये 6 कार्बन है, ये 4 कार्बन है, ये 4 कार्बन है, ये 4 कार्बन है। तो अब आपका आंसर देख लीजिए संख्या के आधार पर, तो ये ऑक्जेलोसक्सिनेट ये बिल्कुल अलग है। ऑक्जेलोसक्सिनेट इसमें 6 कार्बन है, बाकी में 4 कार्बन है, तो कार्बन की संख्या पर ये इससे अलग है। 2PGA, यहाँ पे आपको 2PGA दिया हुआ है, आपको पता है 2PGA जिससे आगे जाके पेप बनता है, पेप से बनता है पायरुविक एसिड, और इस दौरान एक ATP बनेगा, क्योंकि अगर एक PGA तो एक ATP एक PGA तो कि एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने ATP बनते हैं। तो पहले तो नॉर्मल बात कर लेते हैं कि जो पूरा प्रोसेस चलता है ऑक्सीडेशन का, शर्करा के ऑक्सीडेशन से
कितने एटीपी मिलते हैं कुल मिला के। तो पहले तो ओवरऑल कैलकुलेशन पे आते हैं, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जब ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में हमें 2 एटीपी तो डायरेक्ट मिलते हैं, 4 एटीपी हमको मिलते हैं एनएडीपी वगैरह से, ठीक। और फिर उसके बाद में आपको ये भी पता है कि पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। तो यहाँ पे एसिटाइल या लिंक रिएक्शन होती है तो उसमें 2 NADPH बनते हैं, 2 NADH या NADPH2 बनते हैं। उसके बाद में आता है आपके क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में भी आपको पता है कि जब क्रेब्स साइकिल चलती है तो 3 बनते हैं NADH2, 2 बनते हैं FADH2 और 2 बनते हैं आपके GTP, जिसको हम ATP ही मानेंगे। GTP ATP के बराबर है तो यहाँ पे मैं ATP ही लिख रही हूँ, ये ATP, ठीक। तो कुल मिला के क्रेब्स साइकिल के हो जाते हैं 24, क्रेब्स साइकिल के हो जाते हैं 24, ठीक है। यहाँ पर 2 NADPH हो गए, 1 से 3, तो 2 से कितने हो जाएंगे 6, तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर आपको दिख ही रहा है ये टोटल कितने हो गए 6। अब आपसे पूछा गया है कि बताइए यहाँ पर 2 PGA के अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए कितने ATP आवश्यक होंगे। तो क्योंकि PGA के बारे में पूछा है तो PGA से आगे बनेगा पैप से बनेगा पायरुविक एसिड और इस दौरान 1 ATP का निर्माण होगा। तो एक ही को लेंगे क्योंकि एक PGA के बारे में पूछा है, 2 होता तो 2 ले लेते, लेकिन इसने 1 के बारे में पूछा है तो 1 ATP यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ ये भी देखिए, एक तो ये हो गया, दूसरा ये 6 है यहाँ पर बन रहे हैं, तो अगर 1 की बात करेंगे तो 3 ही बनेंगे। तो 3 ATP इस लिंक रिएक्शन में, 3 ATP लिंक रिएक्शन में, और यहाँ टोटल 24 है तो 24 हमने पूरे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए लेते हैं और यहाँ 2 PGA के लिए पूछा है तो 24 का आप हाफ करोगे, 24 का हाफ कितना आ जाएगा 12। अब इसको काउंट कर लेंगे तो काउंट करने पे आपके क्या आ रहा है, ये 15 और 16, तो 16 ATP कुल मिला के आपके बन रहे हैं। तो आंसर आ जाता है 16 ATP। कैसे सॉल्व करना है ये पूरा मैंने आपको बता दिया, एक बार आप जब आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो ऑलरेडी आपके दिमाग में ये चीजें आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन क्रियाधारों के रूप में के उपयोग का सही क्रम बताइए। तो श्वसन क्रियाधार के रूप में जब हम उपयोग लेंगे तो सबसे पहले ऑक्सीकरण किसका होगा, शर्करा का होगा, शर्करा के बाद में किसका होगा, वसा का होगा, फिर उसके बाद में प्रोटीन का। प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन का ऑक्सीकरण थोड़ा मुश्किल होता है, प्रोटीन से इतनी ऊर्जा भी नहीं मिलती है, तो आंसर होगा सेकंड। अंकुरित होते हुए अरंडी के बीज का श्वसन गुणांक, जब अंकुरित होते हुए बीज का बात करते हैं, चाहे वो कोई सा भी बीज हो, तो अंकुरित बीजों का जो श्वसन गुणांक होता है वो लेस देन 1 होता है, वो होता है लेस देन 1, 1 से कम, लेस देन 1। तो लेस देन 1 यहाँ पे कौन सा है वो देख लीजिए, पहला ऑप्शन है 2.71, सेकंड है 1 और तीसरा है 0.718 और चौथा है 3.215, सारे 1 से ज्यादा है केवल इसको छोड़कर, तो आंसर आपका आ जाएगा थर्ड, 1 से कम। वसा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन खंडन उपापचय पाथवे में उभयनिष्ठ कौन सा है, एम्फीबोलिक यहाँ पे पाथवे के बारे में पूछा गया है। तो PGL है, DHAP है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, एसिटाइल कोएंजाइम है। तो यहाँ सबसे ज्यादा आप किसको प्रीफर करेंगे, एसिटाइल कोएंजाइम ए को। एसिटाइल कोएंजाइम ए ये एक ऐसा उभयनिष्ठ ऑर्गेनिक एसिड है जहाँ पर वसा, चाहे वसा हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे शर्करा हो, कोई सा भी मेटाबॉलिज्म हो, अल्टीमेटली वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में ही आना है, फिर उसके बाद क्रेब्स साइकिल शुरू हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे आंसर होगा फोर्थ। कितनी अल्कोहल सांद्रता से अधिक होने पर ईस्ट के लिए जहरीली होती है, 13% से अधिक होने पर। ऑक्सी श्वसन में कौन सा चरण प्रवेश द्वार योजक अभिक्रिया कहलाता है, तो कौन सा यहाँ पे योजक कहलाएगा, ग्लाइकोलाइसिस एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण
सिट्रिक अम्ल का निर्माण ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण। तो लिंक रिएक्शन बोला है, और लिंक रिएक्शन कौन सी होती है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण, ये लिंक रिएक्शन है, ठीक है, इसे गेटवे भी कहते हैं। एब्सिसिक अम्ल की भूमिका बीज के अंकुरण में होती है, बीज के प्रसुप्ता में होती है, बीज के विकास में होती है, या दोनों में होती है? दोनों में होती है। तो एब्सिसिक अम्ल की भूमिका बीज के प्रसुप्ता अवस्था में भी होती है और बीज के विकास में भी होती है। आंसर होगा आपका 4th। दिए गए घटनाक्रम का सही क्रम में जमाना है। प्लाज्मेटिक वृद्धि है, विभेदन है और जीर्णता है। तो सबसे पहले क्या होगी? सबसे पहले होगा विभेदन, मेरे ख्याल से, है ना। सबसे पहले होगा, नहीं, प्लाज्मेटिक वृद्धि, पहले वृद्धि, फिर उसके बाद में विभेदन, फिर जीर्णता। तो ये जमाना है, पहला ABC, फिर BCA, CAB और CBA। तो आपका आंसर यहाँ पे पहले वृद्धि, पहले कोशिकाएं विभाजन करेंगी, विभाजन करने के पश्चात वृद्धि करेंगी, फिर उसके बाद विभेदन, विभेदन के पश्चात जीर्णता आएगी। आंसर होगा आपका 1st। निम्न कथनों को पढ़कर विकल्पों में दी गई शब्दावली के संदर्भ में क्रमशः उत्तर दीजिए। निम्न तापमान अवधि द्वारा पुष्पन को प्रेरित करना। जब निम्न तापमान पे पुष्पन को प्रेरित करते हैं तो इसे बोलते हैं वर्नलाइजेशन। हिंदी में क्या कहेंगे? बसंतीकरण। हार्मोनल पदार्थ का प्रतियों से प्ररोह की ओर गमन पुष्पन को प्रेरित करना, तो इसे कहेंगे प्रकाशकालिता, फोटोपीरियडिज्म। भ्रूण की सामान्यतः उपापचयी प्रक्रियाओं का धीमा या निष्क्रिय करना, इसे हम कहेंगे प्रसुप्ति। प्रसुप्ति में ऐसा होता है, तो मैच कर लीजिए। पहला ये आपका पुष्पन प्रेरित करना कम तापमान पे, जिसे हम कहते हैं वर्नलाइजेशन, इसे कहेंगे फोटोपीरियडिज्म, इसे कहेंगे डोमेंसी। तो आंसर आपका आ जाएगा 2nd। हार्मोन्स दिए गए हैं और हार्मोन्स को मैच करना है उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग। इथाइलिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और ऑक्सिन। इथाइलिन का काम क्या होता है? अनिषेक फलन, माल्टिंग, अनानास में फल समकालिकता और पोषक गतिशीलता। ठीक है, एक एक करके यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इथाइलिन का देखते हैं, इथाइलिन का कार्य क्या होता है। इथाइलिन अनानास में फल समकालिकता के लिए उत्तरदायी है, ये इथाइलिन का फंक्शन है। साइटोकाइनिन का फंक्शन क्या है? साइटोकाइनिन का फंक्शन है पोषक गतिशीलता। ये क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है। पोषक गतिशीलता किसकी वजह से होती है? साइटोकाइनिन हार्मोन की वजह से होती है। हमने देखा है पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पत्तियां जो पुरानी पत्तियां होती हैं वो अपने सारे पोषक पदार्थों को नई पत्तियों को देके खिल जाती है, और ये किसकी वजह से होता है? साइटोकाइनिन की वजह से। और जिब्रेलिन के बारे में, जो जिब्रेलिन का कार्य होता है माल्टिंग, माल्टिंग के लिए जिब्रेलिन की आवश्यकता होती है, अनिषेक फलन के लिए ऑक्सिन की आवश्यकता होती है। मैच करेंगे, ए में आ रहा है आपके 3rd, ए में थर्ड, इसमें है, इसमें है और इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसको आप यहीं पे गलत करेंगे। बी में आ रहा है आपके 4th, तो बी में इसमें फर्स्ट है, ये इसको भी गलत करेंगे, इसको भी गलत करेंगे, इसको भी गलत करेंगे। इसमें आ रहा है बी में 4th, सी में आ रहा है 2nd, डी में आ रहा है 1st, तो आपका आंसर हुआ 4th। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, पादप में साइटोकाइनिन का प्रमुख कार्य क्या है? अभी भी मैंने आपको बताया साइटोकाइनिन का कार्य, और इसी के साथ यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए गए हैं। पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को रोकना, कोशिका विभाजन को प्रेरित करना, फलों की गुणवत्ता को बढ़ाना और रंध्रों का बंद होने में नियंत्रण करना। तो इन चारों में से आपको बताना है कि साइटोकाइनिन का मुख्य कार्य होता है। साइटोकाइनिन का मुख्य कार्य मैंने आपको बताया कि यह पोषक तत्वों की गतिशीलता के लिए तो होता ही है, लेकिन साइटोकाइनिन का उसके अलावा मुख्य कार्य होता है कोशिका विभाजन। ठीक है, स्टिमुलेट करना, कोशिका विभाजन के लिए स्टिमुलेशन देना, तो ये भी इसका कार्य होता है 2nd। उपरोक्त चित्र में ए बी पत्तियों में प्रारंभिक क्षेत्रफल है, ए बी में वृद्धि के पश्चात पत्तियों के क्षेत्रफल में निम्न में से क्या होगी? पत्तियों की आपेक्षिक निरपेक्ष वृद्धि दोनों समान, निरपेक्ष वृद्धि समान और आपेक्षिक वृद्धि भिन्न। तो आपको बताना है आपेक्षिक और निरपेक्ष वृद्धि के बारे में। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले तो हम एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्रोथ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या है?
एब्सोल्यूट ग्रोथ को एक लाइन में मैं आपको समझाती हूँ। एब्सोल्यूट का मतलब जो अभी वर्तमान में वृद्धि हुई है, वर्तमान में कितनी वृद्धि हुई है उसको देखेंगे। एब्सोल्यूट में ए को ले लेते हैं, तो ए की एब्सोल्यूट वृद्धि कितनी है, पहले 10 थी और अब 12.5 हो गई। पहले 10 थी और अब 12.5 हो गई। तो 10 में से 12.5 मतलब 2.5 यहाँ पे वृद्धि हुई है। तो ए की जो एब्सोल्यूट ग्रोथ है वो 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसी तरह से बी का एब्सोल्यूट ग्रोथ कितना है, पहले 40 थी और अब 50 हो गई। तो पहले 40 थी और अब 50 हुई है, तो मतलब वर्तमान में वृद्धि कितनी हुई है, 10। तो यहाँ पे 40 पहले थी, 50 हुई है, तो यहाँ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो है एब्सोल्यूट। अब रिलेटिव की बात करते हैं। रिलेटिव ग्रोथ क्या होता है? देखिए, रिलेटिव ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि कितनी वृद्धि आपकी अभी वर्तमान में है और इनिशियल कितनी थी। ठीक है, तो इनिशियल यहाँ पे कितनी थी और वर्तमान में अभी कितनी है, फिर उसका उसके साथ में देखा जाता है। तो अभी देखेंगे इसका फॉर्मूला किस प्रकार से लगता है कि एब्सोल्यूट क्या है, एब्सोल्यूट कितनी वृद्धि है और इनिशियल वृद्धि कितनी थी, इनिशियल ग्रोथ कितनी थी, और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब जैसे ए है, ए वाली पत्ती है, तो उसका एब्सोल्यूट 2.5 था और उसका इनिशियल कितना था, 10। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह से बी वाली का देखेंगे, बी वाले का एब्सोल्यूट कितना है, 10 और इसका इनिशियल कितना है, 40। इनिशियल है इसका 40, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100। अब इसका रिलेटिव भी निकाल लीजिए। रिलेटिव निकालेंगे तो यहाँ पे ये इसको पॉइंट हटाइए, यहाँ पे 100 कीजिए, 100 में से 100, तो ये आ गया आपका 25। इसमें भी आप यहाँ पर इसको आप करिए और फिर 4 को 100 में भाग दीजिए, इसमें आ जाएगा 25। तो रिलेटिव दोनों का सेम है, लेकिन एब्सोल्यूट ग्रोथ दोनों की अलग अलग है। अब आप आंसर दे सकते हैं, पत्तियों की आपेक्षिक और निरपेक्षिक वृद्धि दोनों समान है। नहीं, निरपेक्ष वृद्धि समान है परंतु आपेक्षिक वृद्धि भिन्न है। निरपेक्ष वृद्धि भिन्न है, आप देख रहे हो कि निरपेक्ष वृद्धि यहाँ पर भिन्न है और आपेक्षिक वृद्धि समान है। तो आपेक्षिक वृद्धि यहाँ पे जो मैंने बताया वो बिल्कुल यहाँ पे समान है, और पत्तियों की निरपेक्ष और आपेक्षिक वृद्धि दोनों भिन्न है, तो ये भी गलत है। आपका आंसर आ जाएगा 3rd। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा फॉर्मूला पे यहाँ पे जो लैंग्वेज है उस पे नहीं गई, लेकिन आपको एब्सोल्यूट और रिलेटिव इनको एक लाइन में याद रखना है। जो वर्तमान है वो आपका एब्सोल्यूट है और उसका यदि आप शुरुआत से कंपैरिजन करेंगे तो वो आपका रिलेटिव हो जाता है। पर्यावरणीय विषमपर्णता पाई जाती है। विषमपर्णता किस में पाई जाती है, तो विषमपर्णता धनिये में पाई जाती है और बटरकप में पाई जाती है, लेकिन किस वजह से पाई जा रही है? एक तो वातावरणीय कारकों की वजह से पाई जाती है, और एक पूरे जीवन काल में उनके जो जीवन काल की अवस्थाएं होती हैं उनकी वजह से विषमपर्णता पाई जाती है। तो यहाँ बटरकप की बात हो रही है, बटरकप के अंदर पर्यावरणीय विषमपर्णता पाई जाती है। उदाहरण आपको कपास भी दिया है, बटरकप भी दिया है, धनिया भी दिया है, लार्क स्पर्क भी दिया है। तो लार्क स्पर्क में भी पाई जाती है विषमपर्णता, लेकिन पर्यावरण की वजह से बटरकप में पाई जाएगी। अंकगणितीय वृद्धि से संबंधित है, आपको फॉर्मूला दिया गया है, आपको बताना है। LT बराबर L0 ERT, ये प्रीवियस एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। फॉर्मूला करेक्ट आपको पता होना चाहिए। W1 बराबर W0 ERT, LT बराबर L0 प्लस RT और L0 बराबर LT प्लस RT। तो इसका सही आंसर यहाँ पे एग्जैक्ट जो फॉर्मूला है वो है LT बराबर L0 RT। क्वेश्चन नंबर 30 है, पौधों में निम्न में से कौन सा कार्यकीय प्रभाव जिब्रेलिन के द्वारा किया जाता है? तो ऐसा कौन सा प्रभाव है जो कि जिब्रेलिन की वजह से होता है?
आनुवांशिक लंबे पौधों का छोटा करना, आनुवांशिक बौने पौधे को लंबा करना, कलमों में जोड़ों का आरंभ करना और तरुण पत्तियों में क्लोरोसिस का करना। तो आपने जब जिब्रेलिन हार्मोन पढ़ा था तो आपको पता है कि जिब्रेला फ्यूजिकुराई ये फंजाई की वजह से जो धान की जो किस्में थी वो लंबी हो रही थी, उनका तना लंबा हो रहा था, पतला हो रहा था, लंबाई में वृद्धि हो रही थी। और जब इसी फंजाई को एक बोनी फसल में डाला गया तो बोनी फसल भी कैसी हो गई, लंबी हो गई। तो बोनी किस्मों को भी लंबा करने के लिए उत्तरदायी कौन सी है, जिब्रेलिन। आंसर आपका क्या आ जाएगा, सेकंड। आप कौन से पीजीआर का उपयोग करेंगे यदि जल्दी फल परिपक्व करना है? आसान सा क्वेश्चन है। इथाइलीन का उपयोग किया जाता है फलों को परिपक्व करने के लिए। दीप्तकालिता की खोज कौन से पादप में हुई है? ये भी आपको पता है, तंबाकू में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। दो पादप ए एवं बी जिनका क्रांतिक प्रकाश काल क्रमशः 13 घंटे और 11 घंटे है, जब इन्हें 12 घंटे प्रकाश दिया जाता है तो दोनों में पुष्पन का प्रारंभ हो जाता है। निम्न में से कौन सा निष्कर्ष इन पादपों के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त है? एक प्लांट ए है और एक प्लांट बी है जिनका क्रांतिक प्रकाश काल क्रमशः 13 है और 11 है। तो ए और बी प्लांट है और ए और बी प्लांट को 13 और 11 घंटा दिया गया है। दोनों में पुष्पन की प्रक्रिया होती है और जब 12 घंटे का प्रकाश इन्हें दिया जाता है। तो सर्वाधिक प्रयुक्त स्टेटमेंट यहाँ पे कौन सा है? ए और बी दोनों दीर्घ प्रदीप्त काली होंगे, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि क्रिटिकल फोटोपीरियडिज्म क्या होता है। क्रिटिकल फोटोपीरियडिज्म के आधार पे हमने पादपों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट्स और डे न्यूट्रल प्लांट। जिन्हें क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज़्यादा लाइट चाहिए वो आपके लॉन्ग डे प्लांट्स हैं, जिन्हें कम चाहिए वो शॉर्ट डे हैं, और जो इसके लिए न्यूट्रल हैं तो वो डे न्यूट्रल प्लांट है, उदासीन है वो डे न्यूट्रल प्लांट है। तो ये कहना तो गलत है, ए और बी दोनों अल्पकालिक होंगे, ये भी कहना गलत है, क्योंकि एक को 13 घंटे का दिया जा रहा है, एक को 11 घंटे का। इसमें तीसरा ऑप्शन है पादप ए अल्प प्रदीप्त काली पौधा है और बी दीर्घ प्रदीप्त काली पौधा है। इसमें फोर्थ ऑप्शन है ए दीर्घ प्रदीप्त काली पौधा है और बी अल्प प्रदीप्त काली पौधा है। अब यहाँ पे पहले तो हम इस चीज पे आते हैं कि एक 13 घंटे का पादप है और एक 11 घंटे वाला पादप है और दोनों को 12 घंटे में रख रहे हैं, दोनों को 12 घंटे में रख रहे हैं, तब भी इसमें पुष्पन की प्रक्रिया हो रही है। तो यहाँ पे ये तो शॉर्ट डे प्लांट है और शॉर्ट डे प्लांट को क्या होता है कि उसे क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम तापमान भी दिया जाए तो उसमें पुष्पन की प्रक्रिया हो जाती है। लॉन्ग डे प्लांट्स में ज़्यादा लाइट की जरूरत होती है, तो और ज़्यादा से अगर कम भी हो तो भी उसमें पुष्पन हो जाता है। तो इसको ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। तो सफिशिएंट तो यहाँ पर अगर हम देखें, क्योंकि लॉन्ग डे को चाहिए ज़्यादा और शॉर्ट डे को चाहिए कम, लेकिन दोनों को यहाँ पे सफिशिएंट नहीं मिल पा रही है। जिसको ज़्यादा चाहिए उसको कम मिल रही है, जिसको कम चाहिए उसको ज़्यादा मिल रहा है। तो अब हम यहाँ पे कौन से कंक्लूजन पे आएंगे? दोनों में पुष्पन की प्रक्रिया हो रही है, दोनों में पुष्पन की प्रक्रिया हो रही है, ए में भी और बी में भी। तो इसका मतलब ये है कि जो ए वाला है उसे 12 घंटा देंगे तो उसमें पुष्पन की प्रक्रिया हो जाएगी, क्योंकि ए वाला कैसा है? ए वाला है अल्पकालिक। तो ए वाले को हमने 12 घंटा दिया तो इसमें पुष्पन की प्रक्रिया हो गई, इसका मतलब ये कौन सा हुआ? शॉर्ट डे प्लांट। और बी वाले में हमने यहाँ पे पुष्पन की प्रक्रिया देखी है और यहाँ पे भी 12 घंटा दिया है, तो इसका मतलब ये कैसा है? लॉन्ग डे प्लांट है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड। तो ये आपके 33 क्वेश्चंस थे प्लांट फिजियोलॉजी से लेकर और सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे। इन्हीं क्वेश्चन पे बेस्ड प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसी के साथ हम और भी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।